नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार और उसकी पत्नी का संदिग्ध अवस्था में शव कमरे में पड़ा मिला। साथ ही उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट से पता चला है कि दोनों की मौत की वजह पति पत्नी के बीच चल रहा आपसी विवाद था। दरअसल सुजीत और वर्षा किरण ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। इसके बाद से ही इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। आए दिन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी बात के चलते सुजीत ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की। इसके बाद उसने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। साथ ही उसने अपनी मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें मृतक सुजीत कुमार ने बताया कि पारिवारिक कलह की वजह से मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, इसीलिए पहले मैं उसकी हत्या कर रहा हूँ और उसके बाद खुद अपनी जान देने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि सुजीत और वर्षा दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एनटीपीसी प्लांट दादरी के आवासीय परिसर में सीआईएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर सुजीत और उसकी पत्नी वर्षा किरण की डेड बॉडी उनके फ्लैट में मिली है। सुसाइडल नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सुजीत के द्वारा उल्लेख किया गया है कि मैं अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। दोनों में लव मैरिज हुआ था। घर के लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। दोनों में किसी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद होता रहता था। दोनों संतुष्ट नहीं थे। ये जांच का विषय है। फिलहाल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को निर्णय लिया कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन के पास प्रदर्शन किया जाएगा। बाईस जुलाई से मानसून सत्र के दौरान रोजाना अलग अलग संगठनों से करीब 200 आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पूर्व 17 जुलाई को मोर्चा के सदस्य सभी विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी पत्र देकर संसद में चुप्पी तोड़ने या कुर्सी छोड़ने की मांग करेंगे। किसान ये अपील करेंगे कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, तब तक वो संसद नहीं चलने देंगे। 8 जुलाई को देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हाईवे के किनारे 10 से 12 बजे तक गाड़ियां गैस सिलेंडर के साथ किसान प्रदर्शन करने वाले हैं। इस दौरान रोड जाम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि कानून विरोधी किसी भी धरने या मोर्चा पर किसी भी राजनीतिक दल के लोग, विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंढूरी ने कहा कि फरीदाबाद के खोरी गांव को उजाड़ने के विरोध में 6 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। बेशक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के पास लोगों को उजाड़ने से बचाने के कई रास्ते हैं। सरकार को वहां रहने वाले सभी लोगों के पुनर्वास का इंतजाम करना चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उसी गांव में बड़े बड़े होटल बने हैं जिस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पनवेल और सावंतवाड़ी रोड रत्नागिरी के बीच 72 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला लिया है। ये फैसला रेलवे ने गणेश चतुर्थी के त्योहार पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है। सीएसएमटी सावंतवाड़ी रोड दैनिक स्पेशल 5 से 22 सितंबर तक 36 ट्रिप लगाएगी। सीएसएमटी रत्नागिरी द्विसाप्ताहिक स्पेशल 6 से 20 सितंबर तक 10 ट्रिप लगाएगी। पनवेल सावंतवाड़ी रोड त्रिसाप्ताहिक विशेष 7 से 22 सितंबर तक 16 ट्रिप्स लगाएगी। पनवेल रत्नागिरी द्विसाप्ताहिक स्पेशल 9 से 23 सितंबर तक 10 ट्रिप लगाएगी। केंद्रीय रेलवे का कहना है कि केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य पर सभी मानदंडों कोविड-19 से संबंधित एसओपी का पालन करते हुए इन विशेष ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति होगी। विशेष शुल्क पर इन स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग सभी पीआरसी केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर 8 सितंबर 2021 से शुरू होगी। इन सभी विशेष ट्रेनों में एक AC 2 टियर
सह AC 3 टियर, 4 AC 3 टियर, 11 शयनयान श्रेणी, 2 द्वितीय श्रेणी के बैठने की व्यवस्था होगी। बता दें, इस साल 10 दिनों तक चलने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। मुंबई में भाईंदर के इंद्रलोक इलाके में मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे सितारा चोर को नवघर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इंद्रलोक इलाके में शैलेश नाम का युवक अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक एक रिक्शा वाला सितारा चोर शैलेश के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगा। उसके बाद शैलेश ने नवघर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की। उसी वक्त नवघर पुलिस ने रिक्शा चालक चोर का पीछा करके 2 झपट्टा मार चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। एक चोर का नाम नसीब है, जिसकी उम्र 19 साल है, और दूसरे चोर का नाम राहुल मंडल है, जिसकी उम्र करीब 20 साल के करीब बताई जा रही है। 3 जुलाई को शनिचर के दिन हमारे पुलिस स्टेशन के हद्दी में, नया नवघर पुलिस स्टेशन की हद्दी में जो इंद्रलोक फेज है, वहाँ पर एक हमारे कंप्लेनेंट है भाव नारायण जी। उनका मोबाइल किसी ने खींचकर भाग गए थे और उसके वजह से वहाँ पर वो जो हड़बड़ी मची थी, तभी हमारे नवघर पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल जो उस एरिया में गश्त कर रहे थे, उनके नज़र में जैसे ये हड़बड़ी आई तो हमारे पुलिस कांस्टेबल नेवड़े और पुलिस कांस्टेबल बोए ये तुरंत वहाँ पर गए और जब पूछताछ की तब उनको पता चला कि ये जो शैलेश जी है उनका मोबाइल स्नैच करके एक आदमी ऑटो में वहाँ से अभी कुछ देर पहले निकल गया है। इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे बीट मार्शल तुरंत उस ऑटो का पीछा करके जो 2 आरोपी है, क्रमांक 1 का आरोपी नाम है नसीब बलवीर सिंह वैद्य और दूसरे जो है राहुल मोजम मंडल, दोनों भी 19 साल के है। इन्होंने वह मोबाइल उसका खींच के मोबाइल स्नैच करके जो ऑटो हमने जब्त की है उस ऑटो में वो भाग जा रहे थे। ऑटो का नंबर था MH04CW589। उनको जब हिरासत में लिया गया और उनके पूछताछ करने के बाद और उनकी जामा तलाशी लेने के बाद उनके पास से और 6 मोबाइल हमको रिकवर हुए, जिसके बारे में उनके पास जो ठोस माहिती होनी चाहिए, जैसे कब खरीदा, उसका पावती, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो और उनको डिटेल पूछने के बाद वो भी मोबाइल उन्होंने ऐसे ही छीना झपटी करके चोरी किए हुए है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आने के बाद तुरंत यह गुनाह नवघर पुलिस स्टेशन में दाखिल कर लिया गया। IPC धारा 392 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आयोग श्री PSI पाटिल यह आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके ऊपर ऐसे भी और भी गुने दाखिल हैं? जो आरोपी क्रमांक 1 है नसीब या वैद्य, इसके ऊपर मीरारोड पुलिस स्टेशन में भी एक 380 का मतलब चोरी का एक गुना दाखिल है। उसके बारे में भी हम मीरारोड पुलिस स्टेशन से जानकारी ले रहे हैं और उनका जो पहले का रिकॉर्ड है वो भी माननीय न्यायालय के सामने लाया जाएगा ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोई ऑटो रिक्शा जो इनके साथ में वो भी पकड़ा गया है कि वो भी इनके साथ इन्वॉल्व था क्या? ऑटो जैसा कि मैंने कहा, कंप्लेनेंट जो है शैलेश जी, उनका एक आदमी ने ही मोबाइल स्नैच करके ऑटो में बैठा, ऐसा आपने को बीट मार्शल को बताया था। अच्छा। मतलब उसका जो दो साथीदार पकड़े गए, एक ऑटो चला रहा था और बाहर मोबाइल स्नैच करके भाग के ऑटो में बैठ रहा था, ऐसा। लेकिन और कोई इनके साथीदार होने की अगर संभावना है वो भी तफ्तीश चल रही है। अगर वैसा भी कुछ सामने आता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात हैं। बेहिसाब बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों में उफान से बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर समेत पूरा उत्तर बिहार जलमग्न है। गांव के गांव पानी में समा चुके हैं।
कोसी और गंडक नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। नदियों का रौद्र रूप लोगों को रुला रहा है। बेलगाम बारिश और बाढ़ से बिहार में घर डूब गए, खेत खो गए, सड़कों ने जल समाधि ले ली और हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर अभिशाप की तरह करोड़ों लोगों की जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई। बारिश की वजह से कई परिवार ही बिछड़ गए तो कई हजार पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले साल बिहार के 16 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालात ये हैं कि 1333 गांव पानी में डूबे और 85 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए। कई लोगों की जान चली गई तो हजारों मकान इस बाढ़ में तबाह हो गए। वहीं बता दें, बिहार के लिए मॉनसून के मौसम में हर साल ऐसे ही हालात रहते हैं। बावजूद इसके सरकार आंखें बंद कर लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों के सामने खाने पीने तक की समस्या आ गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। हैवान पति ने छत पर सो रही पत्नी और विवाहित बेटी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। दरअसल ललौली थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित चूड़ी गली मोहल्ले में एक पति ने अपनी पत्नी और विवाहित बेटी पर पेट्रोल डालकर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरी मां बेटी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने घर में कूदकर आग कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। हालांकि गंभीर रूप से झुलसी मां बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटी की प्राथमिक इलाज के बाद कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतका की बेटी रानी ने बताया कि मेरा पिता फूलचंद बड़ी बहन प्रेमलता के साथ उसके ससुराल ओती गांव में रहता है। मेरी छोटी बहन रजनी की 7 जुलाई को बारात आनी थी। शादी को लेकर मेरा पिता फूलचंद और बड़ी बहन प्रेमलता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। रविवार को जब मेरा पिता घर आया तो माँ से झगड़ा कर रहा था। तभी मेरी बहन गुड्डन माँ को लेकर छत पर सोने चली गई थी। रात करीब 2 बजे पिता ने मेरी माँ और बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। जब आग की लपटों में घिरी माँ बहन चीखने चिल्लाने लगी तो पड़ोसी दीवार फांदकर अंदर आए और आग किसी तरह बुझाई। वहीं एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि मृतका की बेटी की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी पति के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये घटना हुई है रात के 2 बजे इसने फूंक डाला है, पेट्रोल डाल के। हम जान नहीं पाए और सब लोग एकदम से ऊपर से आजू बाजू वाले कूद पड़े हैं बचाने की वजह से। इस वजह से फिर बाद में पुलिस आई है, उन्होंने सभी वो लिखा है, सब चीज़ किया है। कौन डाला है पेट्रोल और किसके ऊपर डाला है? बाप ने डाला है। क्या नाम है उनका? फूलचंद। किसके ऊपर डाला है? मम्मी के ऊपर, दीदी के ऊपर, सब लोग लेटे थे, खाली मम्मी और दीदी भर जली हैं। किस बात को लेकर डाला है? यही बात के जलन की वजह से डाला है। जब छोटी वाली बहन को शादी की थी, इसी वजह से वही जलन में ये मम्मी को बुरा बना करके इस वजह से आपको कह रही थी अब मैं नहीं घुसने दूंगी। यही छोटी वाली बहन को नहीं घुसने दे रही थी, इस वजह से जलन के मारे इसको ऐसा फूंक दिया है। जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र में, कस्बा ललौली में चूड़ी वाली गली में एक फूलचंद नामक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष है। उनकी छत पर उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनकी पुत्री गुड्डन देवी दोनों सोई हुई थी। आज रात में पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया और दोनों को घायल अवस्था में, जली हुई अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था। उनकी पत्नी सुशीला देवी की रास्ते में मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो फूलचंद हैं उनको आरोपी हैं, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उनके विरुद्ध तहरीर थाने पर प्राप्त हो गई है। समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मथुरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर एक बार फिर सुर्खियों में है।
जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सुबह प्रभात फेरी के दौरान कांग्रेसी भड़क गए और धक्का मुक्की के साथ फायरिंग की गई। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस दौरान वहां किसी ने फायरिंग की शिकायत नहीं की। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के पहले दिन महिला कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष के कंधे पर हाथ रखने को लेकर हंगामा हो गया था। दूसरे दिन भी इससे पार्टी ने सबक नहीं लिया और दूसरे दिन भी धक्का मुक्की और फायरिंग की बड़ी घटना हो गई। हालांकि जब इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से सवाल किया गया तो वो चुप्पी साधे रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू ने फायरिंग की घटना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में कोई फायरिंग नहीं हुई है। गांव-गांव संपर्क, संवाद और जनहित के मुद्दों के समाधान को लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष के मंत्रमूल के साथ समाप्त हो गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दावा किया कि 2022 में यूपी में कांग्रेस सरकार बना रही है। प्रशिक्षण शिविर कल प्रारंभ हुआ टाइम से, आज प्रभात फेरी हुई सुबह, उससे शुरुआत हुई और शिविर चल रहा है। अब लंच बाद ये समाप्ति की ओर है। कोई नहीं, छोटे मोटे जब वो कार्यक्रम होते हैं, जब शेर आए हैं पूरे 10 जनपदों से, थोड़ा बहुत दहाड़ेंगे और जब शेर दहाड़ते हैं तो लोग डर जाते हैं, तो डर के किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई फायरिंग वगैरह ना काई फायरिंग हो गई। यहाँ सत्य और अहिंसा के पार्टी के लोग हैं, यहाँ फायरिंग का क्या काम। बयानों से ही डरी हुई है जो बीजेपी की सरकार है। हम लोगों के जो है कार्यक्रम के शिविर से ही संदेश पूरे देश में जा चुका है कि प्रियंका जी आ रही हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो लोग हैं जन विरोधी, वो सब घबराए हुए हैं, तो रूमर उड़ा रहे होंगे, ऐसा कोई यहाँ कुछ नहीं। प्रियंका जी के मुख्यमंत्री होने के 100% चांस है। और ये मान के चलिए कि आरएसएस भाजपा के लोग तो खुद ही कह रहे हैं हमारी 100 सीटें आएंगी। जो 300 की बची हैं उनमें 100 में दूसरे लोग हैं, 200 से ऊपर हम लोग हैं। हाँ, कोई गठबंधन करने के लिए नहीं, गठबंधन की जरूरत क्या। हमारा जनता से गठबंधन था और है। बीच में जनता कुछ ऐसे लुभावने नारों को देकर के भड़काया गया, लेकिन जब जनता ने महसूस किया कि 31 साल में सिवाय जुमलों के नारों के दूसरी दलों ने कुछ नहीं दिया यूपी को, तो आज दोबारा से वो पुराना गौरव हमें लौटाना है। तो कांग्रेस पार्टी हमारी जो है जनता के बीच में है और जनता हमारे साथ है। कार्यकर्ता नहीं चाहता किसी दल से गठबंधन हो, तो कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा महासचिव बीएल संतोष के साथ एक मैराथन बैठक की थी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट विस्तार से पहले की बैठक हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आदि शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी ने 2 सप्ताह पहले भी सभी मंत्रियों के मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के बाद उनसे आने वाले समय में उनके मंत्रालय क्या क्या प्लान कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट मांगी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का इसी हफ्ते विस्तार किया जा सकता है, जिसमें 20 से 22 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार 6 से 8 जुलाई के बीच में संभव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 53 मंत्री शामिल हैं और विस्तार के बाद इसके सदस्य 81 तक हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो मई 2019 में दूसरी बार सरकार की बागडोर संभालने के बाद ये उनके मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होगा। माना जा रहा है कि भाजपा के सहयोगियों जदयू और अपना दल को भी मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि मंत्री परिषद का विस्तार कब तक होता है और इसमें किन चेहरों को जगह मिलती है। औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के बीकेपुर गांव में प्रेमिका को घर में रखने से मना करने पर नाराज पुत्र ने पिता की सरिया से हमला करके हत्या कर दी। रात 2 बजे के करीब हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फरार आरोपी पुत्र की तलाश कर रही है। आपको बताते कि गांव बीकेपुर निवासी अरविंद कुमार की रात 2 बजे के करीब सरिया से हमला करके हत्या कर दी गई थी। इसी बीच अन्य परिजन भी जाग गए। हत्या करने के बाद उसका बेटा शिवम मौके से भाग गया। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले अंतोल गांव की रहने वाली एक युवती को भगाकर अपने घर लाया था। आरोपी प्रेमिका को साथ रखने की जिद कर रहा था, लेकिन मृतक इसका विरोध कर रहा था। पिता पुत्र के झगड़े के बाद युवती को वापस उसके घर भेज दिया था। इसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच झगड़ा हुआ और हत्या कर दी गई। सीओ अजीतमल प्रदीप ने बताया कि सबको कब्जे में ले लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। हमारे साथ सर हमारा भाई बेकार वो लड़की लाया था वहाँ से। कहाँ से लड़की लाया था? इटावा से। अच्छा। तो वहाँ उसने 4-5 महीने अपने साथ रखा और 1 महीने करीब घर में रखा उसने। तो उसकी बीवी रहती नहीं थी घर पर, तो भाग जा रही थी घर से। भाई शादीशुदा था पहले से? नहीं, भगा कर लाया था। अच्छा।
हाँ, तो उसकी बीवी भाग जा रही थी, तो वो रह नहीं रही थी घर पर, तो ज़बरदस्ती रख रहा था। तो पापा ने बुलाकर उनके घर वालों को भेज दिया उन्हीं के साथ। तो ये फिर बोलने लगा कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, हम आपको जीने नहीं देंगे, ये कर देंगे वो। हाँ, तो इसका आज रात में इसका लग गया दाव। तो परे के पापा को इसने मार दिया। किस चीज से मारा? त्रिशूल से मार दिया। त्रिशूल से मार दिया? हाँ, थान पे गड़ा हुआ था। तो मतलब उनकी तुरंत मौत हो गई थी? नहीं, करीबन आध घंटे चिल्लाते रहे। हम लोगों ने कुछ सुना, उनने पानी मांग रहे थे तो पानी दिया नहीं, उनको चाय पिलाई। हाँ, फिर गाड़ी आड़ी लाए, अस्पताल लेकर के गए? हाँ, अस्पताल लेकर पहुंच नहीं पाए, इससे पहले उनकी मौत। कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। ग्राम भीकेपुर तानाजीमल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज सुबह करीब 2 बजे शिवम पुत्र अरविंद ने अपने पिता अरविंद पुत्र होरीलाल की एक लोहे के औजार से मारकर हत्या कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों में आपसी कलह किन्हीं कारणों से काफ़ी दिनों से था, इस वजह से हत्या की गई है। परिजनों के तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शिवम की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले को लेकर सीबीआई ने सूबे के कई जिलों में छापेमारी की है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की है। अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला भी दर्ज किया है। यूपी में 40, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक सहित 42 स्थानों पर सीबीआई की अलग अलग टीमें तलाशी ले रही हैं। रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में ये सीबीआई की दूसरी एफआईआर है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 189 आरोपी बनाए गए हैं। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। इस पूरी छापेमारी में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल के करीबी कहे जाने वाले ठेकेदार पुनीत अग्रवाल को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। सीबीआई ने ठेकेदार पुनीत अग्रवाल के इटावा स्थित 2 मकानों को सील कर दिया है। मकान सील करने के बाद पुलिस को मकान के बाहर तैनात कर दिया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान घर का कोई भी सदस्य घर के अंदर मौजूद नहीं था। तो वहीं गाजियाबाद में भी सीबीआई ने छापेमारी की है। जिले के शिवालिक टावर में रहने वाले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता रूप सिंह यादव को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। बता दें कि करीब 1500 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन टीम इस मामले की जांच कर रही थी। राज्य सरकार ने 3 साल पहले घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति की थी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बने रिवर फ्रंट को समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से ही इसमें बड़े घोटाले के आरोप लगते रहे थे। यूपी में योगी सरकार आने के बाद इसकी प्रारंभिक जांच के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। अब सीबीआई इस घोटाले के बड़े जिम्मेदारों पर अपना शिकंजा कस रही है।